Hello students, welcome back to the fourth part of the chapter Post-World War Political Development. So in the last part we had studied about effects of the Cold War, non-alignment movement, evolution of non-alignment movement, okay, and end of the Cold War. In this part we will study about post-Cold War world, what is globalization. पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड मीन्स जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद की दुनिया, उसके बाद का वर्ल्ड, मतलब क्या क्या चेंजेस आए, क्या चीजें हुई, ठीक है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हम इस पार्ट में ये भी देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. ओके, फर्स्ट पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. हमने लास्ट पार्ट में ही देखा कोल्ड वर्ल्ड वॉर किसके साथ खत्म हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ यानी डिवाइड हुआ, उसी के साथ साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ. विच टिल देन हैड बीन अ सुपर पावर, और तब तक के लिए सोवियत यूनियन क्या था, सुपर पावर. एंड एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और उसके वजह से जो है कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें से बहुत सारे जो है सेवरल न्यू नेशंस इमर्ज हुए, और उसमें बिगेस्ट कंट्री कौन सी थी, रशिया. ठीक है, तो पूरी दुनिया जो है चेंज हो गई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुआ उसकी वजह से. सो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सी, जब सोवियत यूनियन का जो है सुपर पावर खत्म हो गया, तो अमेरिका ही सिर्फ सुपर पावर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका के पास ही सिर्फ सुपर पावर बच गया. ठीक है, क्योंकि दो वर्ल्ड में जो है दो ही कंट्री ऐसी थी जिसके पास सुपर पावर था. सबसे पहली कौन सी कंट्री, अमेरिका, और सेकंड वन इज सोवियत यूनियन. तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उसी के साथ साथ जो है सोवियत यूनियन का सुपर पावर भी खत्म हो गया. ठीक है, तो सिर्फ अमेरिका ही बचा जिसके पास क्या रह गया, सुपर पावर. ओके, second, a conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economic relation between and among nations. See, उसके बाद में क्या चेंजेस हुए हम देखेंगे. कंडीसिव एटमॉस्फेयर, पूरे वर्ल्ड में जो है कंट्री में कंडीसिव एटमॉस्फेयर स्प्रेड हुआ. कंडीसिव मीन्स हेल्पफुल, किसके लिए, ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन एंड अमंग नेशंस. नेशंस के बीच में जो है किसको बढ़ावा दिया गया, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन को, जिसकी वजह से कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सी, ग्लोबलाइजेशन, सोवियत यूनियन का हमने देखा था उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ओपननेस की. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन. अब जब ट्रेड रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशंस कंट्रीज के बीच में जब बढ़ने लगा, मतलब उसको बढ़ावा मिलने लगा, तो उसके साथ साथ कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन, ये भी पूरे वर्ल्ड में जो है सर्कुलेट यानी स्प्रेड होने लगे. आइडियाज स्प्रेड फ्रीली एज वेल एज, मतलब नेशंस के जो है ओपिनियन, नेशन के अलग अलग ओपिनियन होते, आइडियाज होते, आइडियोलॉजीज होते, तो वो भी जो है पूरे वर्ल्ड में फ्रीली जो है स्प्रेड होने लगा. ठीक है, एज ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी to trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind. See, जैसे ही सारे nations ने मतलब ये डिसाइड किया, वर्ल्ड में जितने भी नेशन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ट्रेड रिलेशंस को. तो जो पहले का आइडिया था, एड मीन्स होता है हेल्प, कि दूसरे नेशंस का, जैसे कि जो अनडेवलप्ड नेशन थे, तो डेवलप नेशन उनकी हेल्प किया करता था, हर एक चीज़ में, हर मामले में उनकी हेल्प किया करता था. लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, वर्ल्ड के सारे नेशन ने ये डिसाइड किया कि अब जो है हमें ट्रेड रिलेशंस को प्रायोरिटी देनी है. तो जो ये आइडिया था कि नेशंस की हेल्प करना, वो पीछे ही रह गया. And instead, efforts began to be made to establish economic relation. ट्रेड रिलेशन तो उन्होंने डिसाइड ही किया सारे नेशंस ने, साथ साथ इसके लिए भी एफर्ट किया कि जो है नेशंस के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्टैब्लिश होना चाहिए. एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंट्री which was supposed to another has now changed from enemy nations to rival nation. और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंट्रीज के बीच में, नेशंस के बीच में ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए, और ये आइडिया पीछे ही छूट गया कि अब जो है नेशंस की हेल्प करना है. तो अब पूरे जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी
वो क्या शो करने लगी कि जो पहले एनिमी नेशन हुआ करते थे, एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, अब वो किस में चेंज हो गए, राइवल नेशन, यानी एक दूसरे में कंपटीशन छिड़ गया। ठीक है, एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में कंपटीशन होने लगा, ट्रेड के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशन के बीच में, क्योंकि हर एक नेशन मतलब यही चाहता है कि उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस तरह से एनिमी नेशन किस में चेंज हो गया, राइवल नेशन में। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज इंक्रीज्ड। अब जो है यूनाइटेड नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गया था। द यूनाइटेड नेशन नाउ हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप्स टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इसके पास सुपर पावर है। तो अब जो है यूनाइटेड नेशन जो है और भी ज़्यादा मतलब स्टेप उठा रहा है, क्या करने के लिए, मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ऐसा है कि वो डेवलप कंट्रीज़ है, यूनाइटेड नेशन क्या है, डेवलप कंट्रीज़ है, तो वो कौन सा स्टेप ले रहा है, ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, fostering of human rights, gender equality and management of natural calamities now acquired a global dimension. Dimension means क्या होगा, लेवल पे। तो अब जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉस्टरिंग मीन्स प्रमोट ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना है, जेंडर इक्वालिटी मीन्स चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कलामिटीज़ मीन्स जैसे फ्लड है, नेचुरल कलामिटीज़ मीन्स नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब नेचुरल कलामिटीज़ है, तो इसको कैसे मैनेज करना है। तो अब ये सारी चीज़ें किस पे हो गई है, ग्लोबल डायमेंशन पे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन था वो और भी ज़्यादा ओपन हो गया। एंड एज बीन मैंशनड बिफोर, कैपिटल, लेबर, मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन बिगैन सर्कुलेटिंग ग्लोबली। जैसे कि हमने पहले देखा, जैसे ही ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में ओपन हुआ, और भी ज़्यादा ओपन हुआ, उसकी वजह से कैपिटल, लेबर, मार्केट्स और इंफॉर्मेशन ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होने लगा। आइडियाज़ जो है वो फ्रीली स्प्रेड होने लगे। ठीक है, गिव एंड टेक ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई, मतलब लेन देन। ठीक है, गिव एंड टेक। दिस गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज़ अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू। तो ये गिव एंड टेक का जो आइडिया था, मतलब बोलते हैं ना एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, तो ये जो आइडिया था पीपल के बीच में पूरे वर्ल्ड में जो है ग्रू हो चुका था। ठीक है, इसका ग्रोथ हो चुका था। एंड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में भी रिवॉल्यूशन हुए। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स बिगैन टू बी नोन एवरीवेयर। जैसे अभी ये इंटरनेट है, तो इंटरनेट के थ्रू कौन से इवेंट्स कहाँ पे किस प्लेस पे हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, उससे क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, हमको तुरंत जो है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वैसे ही आईटी सेक्टर में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो डिफरेंट इवेंट्स के बारे में या फिर कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल क्या है, नेशंस के बीच में ट्रेड रिलेशन कैसा चल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एवरीवेयर वर्ल्ड में मतलब चारों सब जगह जो है पता चलने लगा। ठीक है, एंड द बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस डिड नॉट रिमेन एज सैंक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर। सैंक्रोसैंक्ट मतलब होता है टू इम्पॉर्टेंट, यानी उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व ना। तो जो नेशंस के लिए जो बाउंड्रीज, उनके बीच में जो बाउंड्रीज आते थे, जैसे कि इंडिया कंट्री जो हमारी है इसके बाउंड्रीज क्या है, कौन से बाउंड्रीज है, जैसे म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब हुआ करते थे पहले, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इतना जो है जो उनका इम्पॉर्टेंट था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, एंड ऑल दीज प्रोसेसेस आर टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो जो भी हमने प्रोसेसेस अभी देखे, तो अगर देखा जाए तो इसको ही क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अस बेनिफिट्स, इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड लॉसेस। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हुए,
बेनिफिट्स आए, वैसे ही उसके कुछ जो है लॉसेस भी है, लॉसेस के रीज़न भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, as the economies of different countries got linked with each other. See, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज थी वो एक दूसरे से जुड़ गई, लिंक कनेक्ट हो गई. ठीक है, ट्रेड इंक्रीज, नेशंस के बीच में जो व्यापार था वो बढ़ गया, ट्रेड बढ़ा. ओके, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू. यूनिफिकेशन मीन्स क्या बोला गया है, यूनिफिकेशन मीन्स यूनाइटेड होना. तो नेशंस के बीच में जो है जब इकोनॉमीज लिंक्ड हुए, कनेक्ट हुए, तो यूनिफिकेशन इकोनॉमी का ग्रू हुआ. प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट्स. ठीक है, क्यों प्लेंटी ऑफ मीन्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ओपननेस आ गया, ट्रेड रिलेशन नेशंस के बीच में ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ा. तो जैसे कि अगर कुछ प्रोडक्ट अगर एक कंट्री में अवेलेबल है, दूसरे में नहीं है, ठीक है, तो वो कंट्री से जिसमें अवेलेबल है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा. जैसे हमारे कंट्री में टी, कॉफ़ी, ठीक है, डायमंड, हाई क्वालिटी के डायमंड्स, ये सब लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. तो जिस भी कंट्री में इसकी स्केर्सिटी, ये गुड्स की स्केर्सिटी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे कंट्री में कुछ प्रोडक्ट की कमियां हैं तो हम इंपोर्ट करवा लेंगे. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो है प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से. बट एट द सेम टाइम, तो ये जो हमने देखा कि इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक विथ ईच अदर, ट्रेड इंक्रीज्ड, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल इन द मार्केट, ये सब तो बेनिफिट हुआ. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. बट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे ऐसा कहा गया है, द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच नेशंस डिड नॉट रिड्यूस. लेकिन जो पुअर और रिच नेशंस के बीच में जो गैप है वो तो रिड्यूस नहीं हुआ. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ठीक है, नेशंस को बहुत सारे बेनिफिट मिले, लेकिन जो पुअर नेशन है वो पुअर ही रह गई, और जो रिच नेशन है वो और भी ज़्यादा रिच होने लगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो जो उनके बीच में जो गैप है वो ख़त्म नहीं हो सका, वो रिड्यूस नहीं हो सका. ठीक है, so in this chapter we studied the global developments from 1945 onwards. We understood the world in the Cold War period, the arms races and the efforts at disarmament. We also learn about the meaning of globalization. Okay, in the next chapter we shall study India's foreign policy. Hope you understood this part also. Okay, thank you for watching this.